नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। इस बार मायावती पूरे आक्रामक तेवर में नजर आ रही हैं। आमतौर पर मायावती कभी भी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन जिस तरीके की करारी शिकस्त उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, उसके बाद उनके तेवर अपनी पार्टी के भीतर बेहद आक्रामक और तल्ख हो गए हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को वो पार्टी की गतिविधियों से दूर रखे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच मायावती ने एक फैसला लिया, और फैसला ये कि आने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधायक लोकसभा पहुंच गए, और एक सीट इरफान सोलंकी जो कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको सजा हो जाने के कारण वो सीट भी रिक्त हो गई। तो कुल मिलाकर के परिदृश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, हालांकि इनकी संख्या बढ़कर के 17 भी हो सकती है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अपने उन बागी विधायकों को जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, अगर उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दाखिल करती है और समय रहते ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। और ऐसे में मायावती का ये फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है कि वो विधानसभा के उपचुनाव में शिरकत करेंगी, और इस बार वो बिल्कुल नए अंदाज और नए पैतरे के साथ नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की शिकस्त हुई है, मायावती को एक बड़ा झटका लगा है, और ऐसे में वो अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। संगठन में जिस तरीके का कामकाज होता था, उसमें भी कुछ फेरबदल किया जा रहा है। 23 जून को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, एक बैठक मायावती ने बुलाई है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि कहां से किन किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होने चाहिए। फिलहाल इस बार जोनल कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि हर बार, यानी जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और जब से कमान मायावती के हाथ में आई है, उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वही करते हैं, उन्हीं के नामों पर विचार किया जाता है। लेकिन इस बार जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके हाथ से पावर छीन ली गई है, और अब ये जिम्मेदारी मायावती ने अपने जिलाध्यक्षों को दी, यानी जिलाध्यक्षों की भूमिका अब बेहद अहम होने जा रही है। ये वही पैटर्न है जो आमतौर पर बाकी सियासी दलों का होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी। जो नामों की पहली सूची उम्मीदवारों की आती है, उसमें जिला अध्यक्ष की सहमति होना अनिवार्य होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं होता था। बहुजन समाज पार्टी अपने कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा करती थी, जहां पर जिला अध्यक्ष की भूमिका या उनकी सलाह, उनके सुझाव बेहद छोटे माने जाते थे, और ऐसे में जिला अध्यक्ष भी चुनाव में या उम्मीदवारों के चयन में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। लेकिन इस बार मायावती को यह बात समझ में आ रही है कि जिला अध्यक्ष, जो कि बड़ा ही अहम पद होता है किसी भी सियासी दल के लिए, क्योंकि उसके पास न केवल जिले के संगठन की पूरी कमान होती है, बल्कि संगठन को कैसे ऑपरेट करना है और कौन सा उम्मीदवार पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, इसकी ज्यादा समझ किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा जिलाध्यक्ष के पास होती है। तो ऐसे में मायावती ने यह फैसला किया है कि वो जिला अध्यक्षों की संस्तुति के बाद ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी। तो ये तो पहली बात हो गई कि मायावती ने यह फैसला लिया, लेकिन इस फैसले का असर क्या होने वाला है, यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मायावती फिर से मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला फिर से त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि यह तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के उपचुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे में एक हिस्सा इंडिया गठबंधन, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस उपचुनाव में बढ़ चढ़ के भागीदारी करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दूसरा जो कोण होगा वो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। अब ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए हो जाएगा क्योंकि तीसरा कोण खुद मायावती तैयार कर रही हैं, और वो इस पूरे मुकाबले में अपनी भूमिका को बेहद अहम बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मायावती अपने मतदाताओं में ये मैसेज देना चाहती हैं, ये संदेश प्रसारित करना चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में जो हार मिली, जो शिकस्त मिली, उससे ना तो बहुजन समाज पार्टी कहीं आहत हुई है या उसके पैर डगमगाए हैं, और ना ही मायावती कहीं पर बैकफुट पर है। वो दरअसल ये संदेश देना चाहती कि पार्टी अभी भी पूरी मजबूती के साथ अपने काडर बेस वोट बैंक के साथ इस चुनाव में शिरकत करेंगी। ये अलग बात है कि बीते 10 सालों में मायावती का वोट प्रतिशत, यानी वोट शेयर, जो 19% से भी ज्यादा हुआ करता था, आज 10% से भी कम है। यानी इन 10 सालों में
मायावती का वोट बैंक आधा ही रह गया। और ये वो वोट बैंक था जो मायावती का मूल वोट बैंक था, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति का वोट बैंक कहते हैं, जो मायावती के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जाटव बिरादरी के वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, जिसने मायावती को सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि ये ऐसा वोट बैंक था जिसको मायावती और बहुजन समाज पार्टी अपने घर का मानती थी, यानी घर के सदस्य की तरह ये इस बिरादरी के लोग मायावती के साथ गांव देहात में खड़े रहते थे। यही वो लोग हुआ करते थे जो अपने गांव में तमाम विरोधों के बाद भी, चाहे भले ही वो सवर्णों का ही गांव हो, लेकिन वहां पर वो मायावती का झंडा बुलंद करते थे, और वो आज से नहीं बल्कि काशीराम के जमाने से। ऐसे में अपने उस मूल वोट बैंक को फिर से उत्साहित करने के लिए, उसको पार्टी से जोड़ने के लिए मायावती का उपचुनाव में जाना बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में जो 23 जून को बैठक होनी है, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बैठक से आकाश आनंद जो युवा नेता थे, तेज तर्रार थे और मायावती के उत्तराधिकारी थे, उनको इस बैठक से दूर रखा गया है, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया। ऐसे में इस बैठक में सारे फैसले खुद मायावती को लेने हैं और मायावती निर्देशित करेंगे कि आखिर आने वाले उपचुनाव में कैसे चुनाव लड़ना है और उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाना है। तो फिलहाल सबकी निगाहें मायावती पर टिकी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी मजबूती से मायावती चुनाव मैदान में उतरेंगी, उतना ही ज्यादा नुकसान सपा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना है। नमस्कार।